नमस्ते प्रिय छात्रों एवं मित्रों। आज के इस कक्षा का विषय है गुण संधि। पिछले क्लास में हम लोग स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि को देख चुके हैं। गुण संधि को हम लोग इन बिंदुओं के अंतर्गत में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गुण संधि का अर्थ क्या होता है, फिर इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसके उदाहरण और संधि करना और संधि विच्छेद करना। तो आओ आज का विषय गुण संधि आरंभ करते हैं। सबसे पहले गुण का अर्थ क्या होता है? तो गुण संस्कृत व्याकरण में एक संज्ञा है, एक नाम है। किसका नाम है? तो कुछ वर्णों के नाम को गुण रख दिया है। पाणिनि ने एक सूत्र की रचना की है। सूत्र है अदें गुणः। जितने स्वर वर्ण हैं अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ री दीर्घ री ली ए ऐ ओ, इन स्वरों में से कुछ स्वर को गुण नाम रख दिया, गुण संज्ञा। किसकी गुण संज्ञा रखा? इसका सूत्र है अदें गुणः। इसमें दो शब्द है, अत एंग। अत का अर्थ है अ, और इस अ से तात्पर्य हो जाता है अर और अल, ये दो अत का अर्थ हो जाता है। एंग प्रत्याहार है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि वर्णों के समूह को, कुछ वर्णों के समूह को प्रत्याहार संज्ञा दिया गया है। उस प्रत्याहार से उस बीच में आने वाले वर्णों का बोध होता है। तो एंग कहने से, ये जो एंग है, इस एंग के कहने से ए और ओ का बोध होता है कि ये तीन वर्ण अ, ए और ओ, इसका नाम रख दिया गुण। इसी को गुण कहते हैं। तो गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि का तात्पर्य क्या है? गुण संधि में गुण होता है। गुण किसको कहते हैं? तीन वर्णों को गुण कहते हैं। अ, ए और ओ, इन तीनों वर्णों को गुण कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो यदि तीन वर्ण में से कोई आएगा, अ का अर्थ अर और अल दोनों होता है, दूसरा ए और तीसरा ओ, तो इसको हम गुण संधि कहेंगे। इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं अब हम लोग। सूत्र में आद गुण, एक सूत्र और है जो गुण संज्ञा करती है, आद गुण। आद और इसी परिभाषा से संबंधित है यह जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आद गुण का अर्थ है कि अ या आ के बाद, पहले अ या आ रहेगा, उसके बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। पहला विकार ए कब होगा? यदि ह्रस्व ई दीर्घ ई हो। किसके बाद? अ आ के बाद, तो ए होगा। फिर ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ हो। किसके बाद? अ आ के बाद ही। अ आ के बाद यदि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ होता है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। दूसरा विकार हुआ ओ। और अ या आ के बाद यदि ह्रस्व री या दीर्घ री रहता है तो अर हो जाता है। ये तीसरा विकार। तो एक हुआ ए, दूसरा हुआ ओ, तीसरा हुआ अर। और संस्कृत में एक विशेष री का भी प्रयोग आता है कि अ या आ के बाद अगर री हो तो अल हो जाता है। ये भी एक दो उदाहरण मिलते हैं। अब हम इसको उदाहरण से नियम इसका देखते हैं। नियम के अंतर्गत किसके नियम क्या बन रहे हैं? अब इस परिभाषा के आधार पर नियम बन रहा है कि अ या आ के बाद, हमेशा मैंने कहा है कि प्रथम खंड के अंत में और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण में, इन दोनों में संधि होती है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रथम खंड के अंत में और
दूसरे खंड के पहले यदि ह्रस्वई या दीर्घई हो, प्रथम खंड के अंत में अ या आ रहेगा और दूसरे खंड में ह्रस्वई या दीर्घई रहेगा तो ए हो जाएगा। ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ कि अ या आ ये फिक्स है, पहले टुकड़े के अंत में अ या आ ये फिक्स है, यही रहेगा। इसके बाद ह्रस्वई दीर्घई रहेगा तो ए बन जाएगा, ह्रस्व दीर्घऊ रहेगा तो ओ बन जाएगा। ये दो वर्ण इनमें से छांट लिया है, ए ओ, ठीक है। तो अ या आ के बाद ह्रस्वई दीर्घई रहेगा तो ए बन जाएगा, और या आ के बाद ह्रस्व दीर्घऊ रहेगा तो ओ बन जाएगा, और या आ के बाद री या दीर्घ री रहेगा तो अर हो जाएगा, और या आ के बाद री रहेगा तो अल हो जाएगा। इन नियमों को अब हम कुछ उदाहरणों से देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है धर्म प्लस इंद्र। धर्म के प्रथम खंड है धर्म, इसके अंत में है औ। धर्म में के अंत में क्या है? औ। और इंद्र के प्रथम खंड में क्या है? प्रथम खंड का पहला वर्ण ई है, तो अ और ई ये दो वर्ण हुए। तो यहां पर क्या लिखा है? अ और ई यदि रहता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो अ और ई मिलकर के ए बन गया। यहां पर धर्म में अ निकल गया, ये धर्म का मौ हलंत हो गया, ये मौ हलंत बच गया। अब ए हो गया बीच में और ई मिलकर के ए, ठीक है। और इधर ई खत्म हो गया, ये अ और ई मिलकर के ए हो गया, तो ये ई भी खत्म हो गया। इधर बच गया इंद्रा, नौ, दो संयोग, र संयोग, विसर्ग। अब इसका संयोग कर देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा धर्मेंद्र। मौ हलंत है, ए से मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा धर्मेंद्र। तो पहला शब्द में हमने देखा धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र। दूसरा है गण प्लस ईश। गण के अंत में अ है और ईश में यहां पर दीर्घ ई है। जहां पर ह्रस्वई दीर्घ ई है और ण में अ है, तो अ और यहां दीर्घ ई, तो अ और दीर्घ ई मिलकर के भी ए होता है। यहां पर ए हो गया, यहां भी ण हलंत है, ण हलंत ए से मिल जाएगा तो गणेशः। गण ण हलंत हो गया, ए और शाह, ये शब्द बन जाएगा। ण हलंत है, ए से मिल जाएगा तो ण मिल गया, ए से तोड़ने गणेशः। इस तरीके से शब्द संधि युक्त शब्द बनता है गणेश। अगला उदाहरण में आ के बाद ई है, यथा प्लस इष्टम। यथा में क्या है? आ है, आ, और इष्टम में क्या है? ई है। तो आ और ई मिलकर के भी ए होता है, इसलिए हो गया यथेष्ट। अपनी इच्छा के अनुसार इसका अर्थ होता है। तो यथा प्लस इष्टम, आ ई मिलकर के आ और ह्रस्वई है, ये दोनों मिलकर के ए हो गया यथेष्टम। लंका प्लस ईशा। लंका में आ है यहां पर, आ, और उसके बाद ईशर में है दीर्घ ई, तो आ और दीर्घ ई मिलकर के भी ए होता है। तो हमने क्या देखा पहला में कि ओ या आ के बाद यदि ह्रस्वई या दीर्घ ई आता है तो ए बन जाता है, ए हो जाता है, और इसी को हम गुण संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का नाम गुण है, ये सब गुण कहलाते हैं। चूंकि विकार के रूप में यहां पर गुण होता है, इसलिए इसको गुण संधि कहते हैं। ये गुण नाम रख दिया गया, जो पहले मैंने बताया। अगला उदाहरण है पुरुष प्लस उत्तम। यहां पर अ है और उत्तम का उ है, तो अ और उ मिलकर के हो गया ओ, तो हो गया पुरुषोत्तम। ओ हो गया पुरुषोत्तम। इसमें है महा में आ है यहां पर,
और उत्सव में ऊ है, तो आ और ऊ, यहां पर हम देख रहे हैं कि आ और ह्रस्व ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, तो महोत्सव। इसी तरह से सागर प्लस ऊर्मी, र में ओ है और इधर दीर्घ ऊ है, तो ये दोनों मिलकर के ओ हो गया, तो सागर उर्मी। सागर समुद्र, उर्मी का अर्थ होता है लहर, तरंग जो समुद्र में उठता है उसको उर्मी कहते हैं। तो सागर उर्मी, सागर प्लस ऊर्मी, ऊ में दीर्घ ऊ होता है। इसी तरह से अगला उदाहरण है गंगा प्लस ऊर्मी। गंगा में आ है और ऊर्मी में ऊ है, दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलकर के ओ हो गया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और के साथ ह्रस्वई रह सकता है, आ के साथ ह्रस्वई रह सकता है, फिर ओ के साथ दीर्घ ही रह सकता है, फिर आ के साथ दीर्घ ही रह सकता है। तो कोई भी हो उसमें से विकार के रूप में ए ही होगा। तो ओ और आ के बाद ई रहने से ए, ओ आ के बाद ऊ रहने से ओ, इतना हमने देखा। इसके बाद है सप्तर्षि, सप्त में ओ और ऋषि वाला री, तो ओ और री मिलकर के भी अर हो जाता है, ये अर भी गुण संज्ञा है। तो सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। वर्षा में आ है और ऋतु में ऊ है, तो वर्षा में आ और ऋतु वाला री, आ और री मिलकर के अर हो गया। यहां पर शब्द बन गया वर्षर्तु, ये शब्द बने। लृ का एक उदाहरण मैं यहां पर देता हूं, जैसे तव मीन्स तुम्हारा, लृकारः, ये लृकार जो है वो तुम्हारा है, मान लीजिए ऐसा यदि रहेगा। यहां पर ओ है, तव वाला ओ, और ये लृकार वाला लृ है, ये लृ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ये लौ हलंत रहता है, ये ओ तो वो से मिल जाएगा, ये तव वो पूरा हो गया, और ये लौ हलंत है, कार वाला को से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा तवलकारः। तो ये लृ का उदाहरण हुआ। तो तवलकारः ये भी गुण संधि में आता है, अल हो जाता है, और या आ के बाद अगर लृ रहता है तो यहां पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम खंड के अंत में ओ आ एकदम निश्चित है, यही रहेगा ओ आ। यहां पर मैंने बता दिया कि प्रथम खंड के अंत में ओ आ ही रहेगा। बाद में अगर ई रहेगा तो ए, ह्रस्व दीर्घ रहेगा तो ओ, ह्रस्वरी दीर्घरी रहेगा तो री, और लृ रहने पर अल हो जाता है। लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होती है। तो इन उदाहरणों के द्वारा हमने गुण संधि को देखा। अब अगला है संधि करना। अब संधि करते समय फिर क्या हम देखेंगे कि प्रथम खंड के अंत में क्या है, तो पश्च में य में क्या है, ओ है, और यहां पर ये क्या है, इदम का पहला वर्ण क्या है, ई है, तो ओ और ई मिलकर के क्या हो जाता है, ए। ये य हलंत हो जाएगा, य हलंत ए से मिल जाएगा, तो पश ये हो गया, ये ई खत्म हो गया, और इसका ओ जो है ये खत्म हो गया। इन दोनों के बदले में ए आ गया, तो य मिल जाएगा ए से, तो पश्येदम। इसी तरह से सूर्य प्लस उदय में यहां पर ओ है और ये ऊ है, ये दोनों मिल करके, ये ऊ है ह्रस्व ऊ, दोनों मिल करके ओ हो जाएगा। ये ओ भी खत्म हो जाएगा इसका, और इसका ऊ खत्म हो जाएगा। ये दोनों वर्ण एक वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ओ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा है, तो सूर्योदय, इसी को हम संधि करना कहते हैं। दो खंड अलग अलग अगर हैं, उनके प्रथम खंड के अंतिम वर्ण को और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण को यदि हम मिला देते हैं तो उसको हम संधि करना कहते हैं। इसी तरह से संधि विच्छेद करना, संधि युक्त पद दिया हुआ है, संधि युक्त को अलग अलग करना है, जैसे नरेशः।
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए है बीच में, विकार के रूप में हमको ए नजर आ रहा है। अब ए किसको किसको होता है, तो अ आ के बाद, तो प्रथम खंड में हमको अ या आ रखना है। तो यहाँ पर प्रथम खंड में अगर ए को हटाते हैं तो क्या बच जाता है, नर, नर बचता है। अब नर में अ डालेंगे कि आ डालेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो नरो शब्द का प्रयोग होता है, नरा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए नरा नहीं लिख करके हम लोग नर लिखेंगे, क्योंकि नर का प्रयोग होता है, नर शब्द शुद्ध है। तो नर हो गया प्रथम खंड। और ए किसको होता है फिर, तो ए होता है ह्रस्वई या दीर्घई उसके बाद रहने से, यहां पर ह्रस्वई लिखेंगे या दीर्घई लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ईशा में किसका प्रयोग होता है, तो ईशा में दीर्घ ई का प्रयोग होता है, इसलिए हम दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो संधि विच्छेद करते समय ये बिल्कुल ध्यान देना है कि शब्द की शुद्ध रचना क्या है, शुद्ध कैसे लिखते हैं, शुद्ध लिखावट पर ध्यान देना है। तो नर प्लस दीर्घ ई सह ईशः, इसका संधि विच्छेद होता है। इसी तरह से वसंतर्तौ, यहाँ पर र नजर आ रहा है, तरतौ अर नजर आ रहा है। तो अर किसको होता है, अर होता है अ या आ के बाद री या दीर्घ री रहने से, तो प्रथम वर्ण के अंत में अ या आ रखना है। यहाँ पर फिर देखना है हमको कि ये शब्द जो है ये वसंत है या वसंता है। तो शुद्ध रूप क्या होता है, वसंत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे वसंत, वसंता नहीं होता है। और इधर होता है ऋतु में री में ह्रस्वरी होता है, तो वसंत प्लस ऋतौ मिल करके अर हो गया है और री मिल करके गुण संधि है, इसलिए वसंतर्तो ये शब्द बनता है। इस प्रकार हमने गुण संधि को देखा। अगले वीडियो में वृद्धि संधि के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।